सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जरा मेरे को बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या सब मेरे को देख पा रहे हो और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या एक बार जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या सब मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यस आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। तो फिर मैं आगे की बातों को शुरू करूंगा। ठीक है, जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए यस वी आई एम ऑडिबल। ठीक है, और आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर जो भी हमारे साथ अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि कैसे हम लोग कंटेंट को वैसे देख रहे थे कि हाँ ये वाली बात, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि और मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जिस पे लोगों को डाउट होता है और बहुत कम लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। ठीक है, वही चीजें बता रहा हूँ जिस पे लोगों को डाउट होता है और बहुत कम लोग बात करते हैं, उसी के हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। तो सब लोग देख पा रहे होगे मेरे को? एक बार मैं भी देख लूँ, एम आई ऑडिबल और नॉट? ठीक है, हाँ दिख रहा हूँ, बहुत सही। ठीक है, तो चलिए आइए बातों को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने सबसे पहले आपको बीओडी बताया, सीओडी बताया, टीएचओडी बताया, टीओसी बताया और बीओडी के बारे में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाई और मैंने बीओडी को बहुत ही डेप्थ में भी बताया आप लोगों को। ठीक है सर, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को। और एक बार आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा तो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ सॉल्व किया था। चाहता हूं मैं एक क्वेश्चन को और सॉल्व करें। ठीक है, चाहता हूं मैं एक क्वेश्चन को और सॉल्व करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज के लिए जो आपसे बोलना चाह रहा है, दैट इज क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा और मेरे को बताइएगा कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप सीखे क्या हो मुझसे। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ पार्ट ऑफ सीवेज सैंपल सीवेज सैंपल is 150 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि बीओडी के मैंने आप लोगों को इतनी डेप्थ में बीओडी की बातें कर ली है कि आगे मेरे को बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, is 150 मिलीग्राम पर लीटर at what temperature, ध्यान से सुनना, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। at what temperature other part of same sample shows the same BOD in 2.5 days। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं बीओडी पे अभी तक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं बीओडी पे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए मैंने बीओडी पे, लेकिन बीओडी आपका जिस लेवल पे पहुंच जाएगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। आपका बीओडी जिस लेवल पे होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल पे मैं जो आपको कंटेंट दूंगा ना वो अनबीटेबल कंटेंट होगा। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस करके टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, कि मेरे को पता है कि बीओडी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टीएचओडी पे क्वेश्चन आ ही सकता है, टीओसी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको इसको बहुत डेप्थ में बता दिया। तो सिमिलरली ये रहा आपके लिए क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सीवेज सैंपल is 150 मिलीग्राम पर लीटर। बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर अदर पार्ट ऑफ द सेम सैंपल शोज द सेम बीओडी इन 2.5 डेज। 2.5 डेज में जो बीओडी 2.5 है एट टेम्परेचर x इज इक्वल टू बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। आपको अपना बेस्ट शॉट देना है। और जितने लोग अगर आप यहाँ पे हो और अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो तो मेरे को पता है कि आपको ना मैं ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप खुद पागल हो जाओगे कि यार सर हमने आप पे ट्रस्ट किया और आपने हमको इतनी गजब चीजें सिखा दी कि हम गेट एग्जाम में बैठे और हमको उस पे जब क्वेश्चन देखने को मिला तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था सर जो हमसे नहीं बन रहा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोल रहा है? केवल लैंग्वेज का गेम है बीओडी, पूरा लैंग्वेज का गेम है। के की वैल्यू पूछना चाह रहा है कोई मेरे से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिलखुश राजपूत, इतना ही क्वेश्चन ही इतना दिया हुआ है, कोई के वैल्यू नहीं दे रखी है। क्वेश्चन बहुत क्रिस्प है। अगर भाई अच्छा क्वेश्चन नहीं होता तो मैं आपको लिख के तो बताता ही नहीं कभी क्वेश्चन। आपको पता है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं, इट मींस देयर इज समथिंग इन द क्वेश्चन, कम ऑन,
सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, बी अ फिनिशर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग अ फिनिशर। मेरे को पता है कि आप में से हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड तक, लेकिन जो करेगा उसको मैं बहुत गजब गजब की चीजें दिखाने वाला हूं। ठीक है, उसको बहुत गजब गजब की चीजें दिखाने वाला हूं। 35 डिग्री, बहुत सही सुजीत, बहुत सही। चलो आओ सॉल्व करते हैं। मैं तो वेट ही कर रहा था कोई एक स्टूडेंट भी सॉल्व करे तो मैं आगे की बात करना स्टार्ट करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपसे बात करता हूं तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैंने आपसे क्या बात करी। मैंने आपसे ये बोला कि अगर BOD 520 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू दे रहा है वही सेम वैल्यू आपको कब दिखने को मिल रही है, BOD 2.5 डेज में, BOD 2.5 एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये बोलना चाहता है कि दोनों में BOD, दोनों BOD सेम है। देखो लैंग्वेज यही बोल रही है, BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सीवेज सैंपल इज 150 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब उसने ये बोल दिया कि आपका जो BOD 5 है, आपका जो BOD 5 है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू किसके बराबर, मैंने कह दिया ये 150 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एट व्हाट टेम्परेचर अदर पार्ट ऑफ द सेम सैंपल शोज द सेम BOD, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि यही सेम BOD कि अगर मैं बात करूंगा तो BOD 2.5 एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिला, एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछना चाहते हैं ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि जो चीज आपको 5 दिन में मिल रही थी वही सेम आपको 2.5 डेज में मिल जाए, वही सेम चीज आपको 2.5 डेज में मिल जाए। बहुत बढ़िया सर, 3 आवर्स की क्लास कर दो। क्या नाम है, आराध्यश। बस चालू, देखो कल से आपका स्ट्रक्चर चालू हो गया है। तो मैंने अब आपके साथ क्या होगा कि 2 घंटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, 1.5 घंटा मेरे साथ ये पढ़ोगे, वैसे ही 3.5 घंटा हो गया। अब मैं मैराथन कुछ प्लान कर लूंगा। तो बस मेरे को ये चाहिए कि आप लोग अवेलेबल रहो। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि एंड तक तो बहुत ही कम लोग आप में से सर्वाइव करेंगे, जो एंड तक करेंगे ना उनको तो मैं अलग लेवल पे ले ही जाऊंगा। तो बस यही चाहिए था मेरे को, स्टिक रहो। आपने देखा था फर्स्ट डे 33 50 क्रॉस कर जा रहा है, सेकंड डे 30 क्रॉस कर जा रहा है। तो लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। उसी को मैं सॉर्ट कर रहा हूं करके कि जो लोग स्टिक करेंगे उनको तो फिर मैं ले ही जाऊंगा अलग लेवल पे। चलिए आइए, तो मैंने आपको बोला यहां तक की बात हमको समझ में आई। अगर यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है तो चलिए आइए बात करना स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या बात कर रहा होगा। ठीक है, आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला फिर कैसे देखेंगे, तो आप निकालना चाहते हो BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने बोला BOD 2.5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना चाहते हो। तो आपको ये बात पता है कि BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इंटू टी के बराबर। बोलो हाँ, इसको लिख सकता हूं L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इंटू टी के बराबर। या तो ये लिख सकता हूं e टू द बेस में, या 10 टू द बेस में लिख सकता हूं L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय T, और T की वैल्यू क्या है 5 होना चाहिए क्योंकि 5 डेज के लिए बात कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर ये बात आपको समझ में आती है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मैंने बोला इट इज इक्वल टू BOD 2.5 की बात कर रहे हैं। तो अगर ये BOD 2.5 की बात कर रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD। KD किस पे, एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करिए, एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये टाइम की वैल्यू कितनी दे दी 2.5 दे दी। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 तरीके से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला 2 तरीके से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कौन से 2 तरीके हैं सर हमारे पास? मतलब हमारे पास 2 तरीके ये बोलते हैं, हमारे पास 2 तरीके ये बोलते हैं। या तो आप KD एट T डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लो। कैसे निकालते हैं सर KD एट T डिग्री सेंटीग्रेड? तो आपको पता है कि KD की वैल्यू एट एनी टाइम T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू किसके बराबर? मैंने बोला इज इक्वल टू KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1.047 होल रेज टू द पावर T माइनस 20 के बराबर। ऐसे निकाल सकते हो टेम्परेचर, KD की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। या तो ऐसे देख लो कि पहले KD की वैल्यू निकालो और उसके बाद यहां पे पुट करो, या फिर डायरेक्ट हीरो बनो क्योंकि एग्जाम आने वाला है पास में। और अगर एग्जाम आने वाला है तो इस मेथड से डायरेक्ट यहां जंप करो, इस मेथड से डायरेक्ट यहां पे जंप करो। कैसे करेंगे सर जंप मैं सिखाता हूं जंप कैसे करना है। तो जंप करने का तरीका बोलता है
एल नॉट से सर एल नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। मैंने बोला बहुत समझदार हो तुम तो। तुमने बोला 1 से 1 माइनस से माइनस 10 टू द पावर में है, दोनों जगह लॉग ले लूंगा, लॉग टू द बेस 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी KD एट द रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू KD एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपने KD एट T डिग्री सेंटीग्रेड को यहां से उठा के पुट कर दो यहाँ पे। तो अगर यहां से उठा के पुट करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन बची है कि KD एट द रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू KD एट द रेट T डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1.047 होल रेज टू द पावर T माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। यहां से आगे इसको सॉल्व करोगे अगर, तो आप देखोगे कि यहां से जैसे ही आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, सॉरी ये T डिग्री लिख दिया मैंने, इसको सही करना है, इसको सही करना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये KD जो होना चाहिए, ये KD एट द रेट KD T डिग्री सेंटीग्रेड को हमने KD में चेंज कर दिया, तो KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब 5 था, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू 1.047 होल रेज टू द पावर T माइनस 20 के बराबर। दोनों जगह लॉग ले लो, आंसर निकाल लो। तो जब यहां से आंसर निकालोगे लॉग ले लो दोनों जगह, तो अगर जब लॉग लोगे दोनों साइड तो ये वैल्यू हो जाएगी log 2 और इधर हो जाएगा T माइनस 20 इंटू log 1.047। तो यहां से T का वैल्यू जो आपके सामने आएगा दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ, समझ में आ गई ये बात? कह दो कि ये बात तुमको समझ में आ गई। कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप अगर ये बात समझ में आ गई है तो। स्ट्रक्चर कल से स्टार्ट होने वाला है। गेट 22 के रिवीजन के लिए जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है वो कल से स्टार्ट होगा 3 PM टू 5 PM। 3 PM से लेके 5 PM तक ये स्ट्रक्चर चलेगा आपका, 3 PM टू 5 PM। ठीक है, 3 PM टू 5 PM। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ, ये बात समझ में आ गई है। कम ऑन गाइस, जल्दी से बोलेंगे। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है? Am I audible? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक है, बहुत परफेक्ट। अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए आइए आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला मैंने अभी तक आपको क्या सिखा दिया है, मैंने अभी तक आपको क्या क्या सिखाया। तो मैंने अभी तक आपको जो सिखाया है, ध्यान से देखो, तो मैंने अभी आपको सिखाया है केमिकल वाटर क्वालिटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सिखाया COD, उसके बाद मैंने आपको सिखाया THOD, उसके बाद मैंने आपको सिखाया TOC, उसके बाद मैंने आपको सिखाया BOD। ये 4 चीजें मैंने आपको सिखाई और DO तो है ही साथ में। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इस पूरे गेट 22 में, अब मेरे को ऐसा लगता है कि गेट 22 में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे बात करी जाएगी वो हमने सारी कर दी है इसमें। ठीक है, वो हमने सब सॉल्व कर लिया इसमें। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगला जो टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, दैट इज इक्वल टू स्लज डाइजेस्टर। बहुत गजब की चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, बहुत गजब की चीज सिखाऊंगा। स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस स्लज डाइजेस्टर और स्लज डाइजेस्टर को कैसे देखा जाता है? ठीक है, आइए स्लज डाइजेस्टर को कैसे देखा जाता है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, मैंने बोला स्लज डाइजेस्टर के बारे में जब भी आपसे बात की जाती है तो आपको यही बोला जाता है कि यार स्लज डाइजेस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, उस स्लज डाइजेस्टर का मेन मोटिव क्या है और कैसे कैसे स्लज डाइजेस्टर को आप देखते हो। तो मैंने बोला सबसे पहली बात जो मैं स्लज डाइजेस्टर के बारे में आपको बताने जाऊंगा वो ये बोलती है, ध्यान से देखना, कोई कितना भी महारथी हो जब वो आपको पढ़ाएगा तो इतना कंसाइज वे में बता पाना बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत होमवर्क किया होगा, ऑब्वियसली मैंने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होगी और उसके बाद मैं आपको इस बात को बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अगर स्लज डाइजेस्टर के बारे में बताते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पहले हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर 1 डिग्री ट्रीटमेंट, फिर 2 डिग्री, या मैं बोलता हूँ सीनियर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसको लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी चीज़ों को देखते हो। हाँ सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि उसके बाद जो आपका डाइजेस्टेड, उसके बाद जो आपका स्लज है उसको आप कहाँ ले जा रहे हो, स्लज डाइजेस्टर में लेके जा रहे हो। अब जब आप उसको स्लज डाइजेस्टर में लेके जा रहे हो तो 2 तरीके से आप उसको क्या कर रहे होगे, आप ना 2 तरीके से उसको स्लज को डाइजेस्ट करना चाहते हो, आप ना 2 तरीके से स्लज को डाइजेस्ट करना चाहते हो। अब ये कौन से 2 तरीके हैं सर? तो मैंने बोला इन 2 तरीके के बारे में जब भी आपसे बात करना चाहूंगा मैं,
इन दो तरीके में जब भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि जो आपका रॉ सीवेज है, मतलब जो रॉ स्लज है, ठीक है। अब आपको पता है कि दो तरीके होते हैं। पहला बोलेगा आपसे एनारोबिक डाइजेशन, एक होगा आपका एनारोबिक डाइजेशन, एक होगा आपका एनारोबिक डाइजेशन, और दूसरा जो होगा आपका उसको बोला जाएगा एरोबिक डाइजेशन। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया। तो आप एनारोबिक और एरोबिक डाइजेशन दो तरीके के डाइजेशंस की बात कर रहे होगे। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आई कि आपने बोला है एक एनारोबिक डाइजेशन करवाएंगे और एक एरोबिक डाइजेशन को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला जब भी हम बायोलॉजिकल स्लज की बात करते हैं, अब देखना जरा यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बोला, एनारोबिक डाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा और एरोबिक डाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा। सर कोई कंडीशन है जिसमें ये एरोबिक और एनारोबिक डिपेंडेंट होगा? मैंने बोला यस, बहुत बड़ी कंडीशन है। सर सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा गेट जैसे कि FAQ टॉपिक तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल यार, आप ना कनेक्टेड रहोगे तो मेरा मोटिव ही यही है कि जहां से टॉपिक फ्रेम होता है वहीं से उठाऊं और उसके बारे में इतना डेप्थ में बात कर लूं कि कोई भूल ही नहीं पाए। ठीक है, आप में से कोई भूल ही नहीं पाए, यही कंसर्न है मेन। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा। तो अब आपसे पूछते हैं कि पहले एरोबिक डाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो एरोबिक डाइजेशन बोलता है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होगा। मैंने बोला एरोबिक डाइजेशन बोलता है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात कर रहे हैं, ये जो डाइजेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो किस में हो रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बोला सबसे पहले ये बताते हैं कि किसका होता है एरोबिक डाइजेशन। तो मैंने बोला जो भी आपका बायोलॉजिकल स्लज होता है, जो भी आपका बायोलॉजिकल स्लज होता है उसका परफॉर्म करते हैं हम लोग एरोबिक डाइजेशन। जो भी आपका बायोलॉजिकल स्लज होता है उसका आप एरोबिक डाइजेशन को परफॉर्म करते हो। सर मेरे को नहीं समझ में आया कि व्हाई वी आर डूइंग। हाँ, मेरे सब्जेक्ट का मैं सारा करवाऊंगा और रेहान सर से भी मैं यही बोला हूं कि आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ताकि ऐसा हो कि स्टूडेंट को कुछ बचे ही नहीं, मतलब छूटे ही नहीं, उसका कुछ छूटे ही नहीं, उसको इंपॉर्टेंट पार्ट सारे पता हो। क्योंकि देखो बेसिक आपको हर कुछ बात पता रहेगी। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए अगर मैं आपसे बात करता रहता रॉ वाटर के बारे में बात करता, वेस्ट वाटर पढ़ रहे हैं अभी हम, रॉ वाटर की बात करता, तो रॉ वाटर में बोलता कि बताइए पैरामीटर्स बताइए, फिर आप बोलते फिजिकल केमिकल वाटर को, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, फिर मैं आपसे फिजिकल पूछता तो आप बताते कि हाँ सस्पेंडेड सॉलिड टर्बिडिटी कलर ये वो। तो ये तो सारी चीजें याद रहेगी यार। मैं आपको चाहता हूं कि आपको टफ टॉपिक्स पता रहे ताकि आप बाकी लोगों के कंपैरेटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो मैंने बोला यहां पे देखना जरा। अब मैंने आपसे बोला कि अगर आपसे एरोबिक डाइजेशन की बात करी गई तो एरोबिक डाइजेशन जो परफॉर्म किया जाता है वो बायोलॉजिकल स्लज का परफॉर्म किया जाता है। सर रीजन बीइंग, क्या रीजन था कि बायोलॉजिकल स्लज का आपने एरोबिक डाइजेशन किया? मैंने बोला रीजन ये बोलता है अगर आपने बायोलॉजिकल स्लज का एरोबिक डाइजेशन किया तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि ये जो बायोलॉजिकल स्लज है, ये जो बायोलॉजिकल स्लज है, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वो कम होता है। तो मैंने बोला इसका रीजन ये है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इज लेस। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वो कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। और अगर आपका कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर कम प्रेजेंट है तो इससे फायदा क्या होगा? मैंने बोला इससे फायदा ये होगा कि यहां पे हो जाएगा एंडोजेनस रेस्पिरेशन। यहां पे क्या परफॉर्म हो जाएगा? मैंने बोला यहां पे हो जाएगा एंडोजेनस रेस्पिरेशन। सर ये एंडोजेनस रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? सॉरी, हाँ, एंडोजेनस रेस्पिरेशन यहां पे हो जाएगा। सर मेरे को ये बताइए ना, ये एंडोजेनस रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग है? तो मैंने बोला एंडोजेनस रेस्पिरेशन बोलता है कि जब भी आपके जो भी आपका सैंपल है या जो भी आपका रॉ स्लज बायोलॉजिकल स्लज है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें जब कार्बन कंटेंट खत्म हो जाएगा तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। और जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे? स्वयं डिकम्पोज हो जाएंगे। पहले वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और फाइनली एंडोजेनस रेस्पिरेशन होकर खुद खत्म हो जाएंगे। परफेक्ट। मैंने बोला ये हुई बात किसके बारे में? जब आपने बात करी बायोलॉजिकल स्लज के एरोबिक डाइजेशन की बात करी। सर अब
सर एक और चीज रहती है, रॉ स्लज सुना होगा सर आपने, बायोलॉजिकल स्लज की जगह रॉ स्लज। तो मैंने बोला हाँ सुना है। तो तुमने बोला सर इस रॉ स्लज के बारे में कुछ बात करिए। तो मैंने बोला रॉ स्लज के लिए हम हमेशा परफॉर्म करते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। मतलब हमेशा रॉ स्लज के लिए कोई भी बात करेगा तो इस रॉ स्लज के लिए हम हमेशा बात करते हैं, रॉ स्लज के लिए हम हमेशा बात करते हैं एरोबिक डाइजेशन की बात करते हैं। इस रॉ स्लज में हम एरोबिक डाइजेशन की बात करते हैं, सॉरी एनएरोबिक डाइजेशन की बात करते हैं। सर ऐसा क्यों, कोई रीजन है? मैंने बोला बिल्कुल रीजन बोलता है, रीजन क्या बोलता है इस रॉ स्लज के बारे में? रीजन क्या बोलता है कि यहां पे बोलता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज हाई, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज हाई। तो जब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज हाई का मतलब है जब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा होगा तो रॉ स्लज का क्या करवाएंगे? एनारोबिक डाइजेशन करवाएंगे। क्या रीजन था सर एनारोबिक डाइजेशन का? मतलब रीजन बोलता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा है और फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप ऑक्सीजन दे देते हो तो एक चेन रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और इस चेन रिएक्शन को रोक पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करवाने के लिए हमारे पास परफेक्ट तरीका नहीं रहेगा। तो जब भी आप रॉ स्लज देखोगे तो आप कौन सी एक्शन परफॉर्म करवा रहे होगे? एनारोबिक डाइजेशन करवा रहे होगे। और जब आप एरोबिक डाइजेशन देखना चाहोगे तो आप किसका करवा रहे होगे? बायोलॉजिकल स्लज का करवा रहे होगे। तो इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रॉ स्लज को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? याद आ रहा है धीरे धीरे? याद तो आएगा यार, मैंने पढ़ाया है, याद कैसे नहीं आएगा? कह दो कि ये याद आ गया, ठीक है। कह दो कि ये बात याद आ गई, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होता है। ये जो स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैंने बोला ये जो स्लज डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्लज डाइजेशन is performed in स्लज डाइजेस्टर। कहां पर किया जाता है? स्लज डाइजेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है सर, स्लज डाइजेस्टर में परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्लज डाइजेशन कहां परफॉर्म किया जाता है? स्लज डाइजेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। अब एक और बात समझने की कोशिश करना, रेसिडुअल बीओडी बीइंग बता दो। रेसिडुअल बीओडी मींस मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप? ठीक है, अभी कुछ टॉपिक की अगर बात करना है बिल्कुल कर लेंगे हम लोग, है ना? ठीक, रेसिडुअल बीओडी कुछ नहीं बोलता है, मैं आपको बता देता हूं, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। रेसिडुअल बीओडी बोलता है बेटा कि ओवरऑल बीओडी कितना था और उसके बाद हमारा ओवरऑल अल्टीमेट बीओडी एट एनी टाइम टी निकाल लिया आपने, तो ओवरऑल बीओडी में से L0 में से माइनस कर दो बीओडी एट एनी टाइम टी, वो है रेसिडुअल बीओडी। कितना छोटा सा कंसेप्ट था, देखो मैंने आपको कंसेप्ट पे सारी बात कर रखी है, बस प्रॉब्लम बीइंग कि आपने उस कंसेप्ट को और आगे सोचा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूछा रेसिडुअल बीओडी, तो आप खुद सोचो नाम क्या बोल रहे हैं? रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग। ठीक है, तो ओवरऑल बीओडी, अल्टीमेट बीओडी L0, बीओडी एट एनी टाइम टी इज LT इज इक्वल टू L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10 टू द पावर kd, है ना? तो उसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक, तो अब देखने जरा यहाँ पे हम क्या बात करें, स्लज डाइजेशन परफॉर्म्ड इन, स्लज डाइजेशन कहाँ परफॉर्म किया जाता है? स्लज डाइजेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। एक और बात ध्यान से सुनना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे आपको दो टाइप के स्लज डाइजेस्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो टाइप के स्लज डाइजेस्टर आपको देखने को मिलते हैं? तो मैंने बोला एक आपको मिलता है सिंगल रेट स्लज डाइजेस्टर, एक आपको मिलता है स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर और एक आपको मिलता है हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। यस, सही बात है। तो मैंने आपको पहला क्या बोला कि पहला जो देखने को मिलता है इट इज स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर आपको देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर देखने को मिलता है। और जो दूसरा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। इनके ऐसे नाम भी क्यों रखे गए हैं वो भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। स्लज डाइजेशन के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे खड़ा करके बात करेगा, आप बाकी सारे लोगों से ज्यादा बातें बोल रहे होगे।
तो आओ स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर एंड हाई रेट स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर और हाई रेट स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर स्लज डाइजेशन क्यों, या स्लज डाइजेशन कैसे, स्लज डाइजेशन क्यों, या है ना स्लज डाइजेशन क्यों, मतलब वाई। पहला क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जवाब देते हैं क्यों का, क्यों किया जा रहा है ये स्लज डाइजेशन। ये स्लज डाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक वाटर आया, सैंपल आया, उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ आपको पता है कि पानी में अगर एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना दूं, ठीक है बना देते हैं। तो मैंने बोला अब देखने जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी हर बात को, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों किया जा रहा है, वाई स्लज डाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर के साथ आया पानी, अब आपको यह बात पता है कि पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, और उस पानी को डायरेक्टली आप फीड नहीं कर सकते हो, किसी भी रिवर में नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुई तो आपको यह बात समझ में आएगा कि दैट विल हार्म योर एक्वेटिक लाइफ एंड द सराउंडिंग्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। तो इससे हमको यह बात समझ में आई कि अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको समहाउ किसी दूसरे तरीके से डाइजेस्ट करना है। तो आपने इसको पहले बोला प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा, फिर आपने इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा, फिर आपने इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा, और वहां से जब आया आपके पास फाइनल जो वैल्यू आई है उसको आपने क्या करना चाहा कि उसको भी डाइजेस्ट करना चाहा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कैसे, अब आपके पास होना चाहिए, ये आपका वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया कि क्यों कर रहे थे। तो आप चाहते हो कि फाइनल इसको डिस्पोज करने के पहले, जो डाइजेस्टेड स्लज आपके पास आएगा उसको डिस्पोज करने के पहले उसके पूरे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया जाए। परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे किया जाता है। मैंने लगा किया जाता है दो बहुत ही शानदार चीजों के बेसिस पे। कैसे? मैंने इसमें देखो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। पहले होते हैं जिनको बोला जाता है, किसी को याद है दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज किए जाते हैं? मतलब पहले होते हैं एसिड फॉर्मर्स, मतलब पहले होते हैं एसिड फॉर्मर्स। कौन होते हैं? एसिड फॉर्मर्स। पहले होते हैं एसिड फॉर्मर्स, और जो सेकंड होते हैं, और जो सेकंड टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं मीथेन फॉर्मर्स। मतलब फर्स्ट टाइप के होते हैं एसिड फॉर्मर्स और सेकंड टाइप के होते हैं मीथेन फॉर्मर्स। मीथेन फॉर्मर्स, बहुत सही। तो सर हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया आपने कि क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अब हम कैसे पे बात करते हैं, क्यों तो आपको पता चल गया कि क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम कैसे पे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अब हम कैसे कर रहे हैं। तो ये एसिड फॉर्मर्स और मीथेन फॉर्मर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये एसिड फॉर्मर कौन होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये एसिड फॉर्मर्स कौन होते हैं, तो मैंने बोला ये जो एसिड फॉर्मर्स होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करूंगा कि ये किस कंडीशन में काम करना चाहते हैं। इनकी अपनी कंडीशन होगी भाई, मैं अगर यहां पे पढ़ा रहा हूं तो कुछ कंडीशंस होंगी, आप पढ़ रहे हो तो कुछ कंडीशंस होंगी, हर चीज की कोई ना कोई कंडीशंस होंगी। और अगर हर चीज की कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी तो मैंने आपको बोला कि एसिड फॉर्मर्स की क्या कंडीशन है। तो एसिड फॉर्मर ने बोला कि मेरे को एसी बहुत फुल पे चाहिए, ठीक है, ऐसा कंडीशन, ये कंडीशन मेरा रहता है। आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला एसिड फॉर्मर्स की क्या कंडीशन है। तो एसिड फॉर्मर्स की कंडीशन है कि आप तो एक तो माहौल बनाओ एनेरोबिक। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, माहौल बनाओ एनेरोबिक। चलो थोड़ा सा लीनियंट हो लेता हूं, और फैकल्टेटिव, और फैकल्टेटिव ये माहौल होना चाहिए अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हो। तो अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हो तो एनेरोबिक माहौल बनाओ या फैकल्टेटिव बनाओ माहौल, ठीक है सर। मैंने बोला क्वेश्चन राइज होता है, सर O2 कैसे कम होगा अगर ऑर्गेनिक स्लज रिवर में डाल दिया। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक मैटर अगर रिवर में डाल दिया तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन को यूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करता है। तो आपके एनवायरमेंट के ऑक्सीजन को यूज कर ले रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर, समझ रहे हो। तो पानी का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप ज्यादा नाले का पानी बार बार रिवर में मिलाते जाओगे तो आप देखते हो कि रिवर गंदी होते जा रही है। ये तरीका है, समझ में आया, ठीक है। तो चलो आगे बात कर रहे हैं,
जगन आपने मैसेज किया होगा, मैं मानता हूं इस बात को कि आपने मैसेज किया होगा, बट रिप्लाई इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। लास्ट 15 डेज में ऐसा हुआ है कि जब से लॉन्चिंग हुई है, 10 तारीख से बात कर रहा हूं मैं, और जब से हम लोगों ने कोर्स प्राइस का बताया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्या ही इसमें बोलूँ मैं, बस यही रीज़न है। ठीक, तो अब मेरे को जस्ट क्लास की बात करना है। मैं बिल्कुल आपका जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन अगर किए हो तो क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, या कुछ बोले हो तो मैं उसको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव की बात कर रहे थे। सर एनारोबिक तो पता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वर्क इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एब्सेंस में काम करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं। सर मेरे को बस एक और बात बता दो, मैंने बोला पूछो, तुमने बोला सर फैकल्टेटिव मतलब क्या? आप में से कितने लोग फैकल्टेटिव का मतलब जानते हैं, जल्दी से बताएंगे। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ यस, कॉल भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरे को पता है, ठीक है। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वर्क इन दी, जल्दी से कम ऑन एवरीवन, फैकल्टेटिव अगर आपको पता है तो मेरे को जल्दी से बताइए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है फैकल्टेटिव, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है फैकल्टेटिव। तो आई जस्ट वांट टू नो क्या मैं से कितने लोगों को पता है कि फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कम ऑन गाइस, इधर इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस, बहुत सही। तो फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये गेट में ही पूछा गया था, ठीक है, गेट में ही पूछा गया था एक बार, फैकल्टेटिव का मतलब क्या। तो फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वर्क either in presence either in presence either in presence or in absence of oxygen दोनों कंडीशन में खुश है, ये दोनों कंडीशन में खुश है। और आपको पता है, आप सभी मेरे इतने छोटे प्यारे से बच्चे हो, आप सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है, लाड़ में बता देना, हाँ आप सभी लोगों को ये बात पता है कि जो लोग बहुत लीनियंट होते हैं, हर चीज में फिक्स होने वाले रहते हैं, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर, मतलब वो हर चीज को कंपटीशन कंसिडर करते हैं। तो आप इनके बारे में बोल सकते हो कि these acid formers are रुको जरा, these acid formers are highly competitive in nature, highly competitive in nature। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो एसिड फॉर्मर्स हैं ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब कि अगर आप इनको बोलोगे ना कि तुमको ये काम करना ही है तो करेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ये कि अगर, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि अगर ये आपका कोई भी एक टैंक है ये आपका कोई भी एक टैंक है, और इस टैंक में जैसे ही आप फीड करोगे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ही आप फीड करोगे ऑर्गेनिक मैटर आपने फीड किया, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही आपने फीड किया तो ये उस ऑर्गेनिक मैटर को एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोला मैंने आपको? उस ऑर्गेनिक मैटर को एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑक्सीजन हो या ना हो, दीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ये क्या करेंगे? जैसे ही आपने यहां से ऑर्गेनिक मैटर दिया उसको एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर तो सर अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होने लग गया। मैंने बोला अच्छा तो था, लेकिन एक लिमिट तक, सारी चीजें एक लिमिट तक अच्छी लगती है। तो सर मैं समझ में नहीं आया। हाँ, कॉम्पिटिटिव मतलब है रिस्पॉन्ड क्विकली टू द फूड। यस एग्जैक्टली अंचिता, इन्होंने ये बोला कि ये फूड पे बहुत अच्छे से, जैसे ही इनको फूड देते हैं ये उसको एसिड में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। और फूड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। बहुत सही। तो ये उसको फटाफट एसिड में कन्वर्ट करने लग गए। एसिड बोल दो या अल्कोहल्स बोल दो, दोनों सेम बात है। एसिड बोल दो या अल्कोहल्स बोल दो, ये एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन सर मेरे समझ में नहीं आई ये बात, कि सर ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है? मैंने बोला ये बुरी बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अगले दोस्त हैं इनके मीथेन फॉर्मर्स, ये बहुत सिलेक्टिव हैं यार अपनी चीजों में। तो इनके जो मीथेन फॉर्मर्स हैं उन्होंने बोला कि अब मैंने आपको बोला पहले थे एसिड फॉर्मर्स,
दूसरे जो दुनिया में आए वो थे मीथेन फॉर्मर्स। दूसरे जो दुनिया में आए उनका नाम था मीथेन फॉर्मर्स। अब ये मीथेन फॉर्मर्स की कंडीशन सुनना आपको भी हैरानी होगी। मीथेन फॉर्मर्स की कंडीशन सुनना आपको भी हैरानी होगी। मीथेन फॉर्मर्स ने बोला पहली तो कंडीशन मानो मेरी कि मैं ऑक्सीजन के साथ काम नहीं कर सकता हूं, तो आपको एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगी। ठीक है सर, पहली बात एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये एक फिक्स्ड पीएच रेंज में वर्क करते हैं। ये एक फिक्स्ड पीएच रेंज में वर्क करते हैं, एक फिक्स्ड पीएच रेंज में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये सर कि जब मैं यहां से ऑर्गेनिक मैटर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, कि सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर अगर ये मेरा टैंक है और इस टैंक के अंदर अगर सर मैं ऑर्गेनिक मैटर भेज रहा हूं, इसका मतलब सर अगर मैं यहां से ऑर्गेनिक मैटर को अंदर भेज रहा हूं और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो सर वो तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला हाँ। तो इसका मतलब सर इस पूरे पानी की पीएच वैल्यू कम हो रही है। मैंने बोला हाँ। तो इसका मतलब सर अगर मैंने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को अंदर भेजा और पीएच वैल्यू कम हो गई तो वो इस एसिड को क्या मीथेन में कन्वर्ट नहीं करेंगे मीथेन फॉर्मर्स? मैंने बोला नहीं करेंगे। तो आपने पूछा रेंज बताइए सर, तो मैं बोलता हूं ये जो मीथेन फॉर्मर्स हैं ये फिक्स्ड पीएच रेंज 6.5 से लेके 7.5 के बीच में ही काम करते हैं। इसका मतलब है दे आर लेस कॉम्पिटेटिव इन बिहेवियर। जो लोग आपको बहुत स्ट्रिक्ट दिखेंगे वो बहुत वैसे रहते हैं, वो आपके बहुत कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, है ना। बहुत रिजिड जो लोग रहते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अब मैं मेरा ही एग्जांपल ले लूं कि अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, तो जो लोग ये सोच के नहीं पढ़ रहे होंगे कि नहीं हम पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे, तो वो लोग रिजिड है, वो लोग मीथेन फॉर्मर्स हैं और वो लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे कि 6.5 से 7.5 के बीच में ही मीथेन को कन्वर्ट, एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये है उन लोगों का कंडीशन। और जो लोग कॉम्पिटिटिव हैं नेचर में वो है एसिड फॉर्मर्स। वो किसी भी पीएच पे काम करने, ज्यादा फूड ज्यादा एसिड फॉर्मेशन। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ज्यादा फूड एसिड फॉर्मेशन, नो मीथेन फॉर्मेशन। तो ये एक फिक्स्ड पीएच रेंज में काम करते हैं। ये है मीथेन फॉर्मर्स। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है? बोलिए यस। ठीक है, तो इससे हमको ये बात समझ में आई है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाया आपने, एकदम से सडन ऑर्गेनिक लोडिंग कर दी, तो एसिड तो फॉर्म हो जाएगा लेकिन मीथेन फॉर्म नहीं होगा। और अगर मीथेन फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको एक फिक्स्ड पीएच रेंज बनाना पड़ेगी। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे पास कराओगे आप अपने सिस्टम से। जो स्लज डाइजेस्टर है उसमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर पास कराओगे। बहुत ही परफेक्ट, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब आपसे बात कर रहा हूँ। अब आपको हाउ भी समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया वाई स्लज डाइजेशन एंड हाउ स्लज डाइजेशन। नाउ हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हो, पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपका यूज किया जाता है उसको आप बोलते हो, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड रेट। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर यूज किया जाता है। अब सर ये स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर क्या होता है और कैसे ये यूज कर रहा होगा? ठीक है, वी आर एसिड फॉर्मर्स। ओके, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर मतलब क्या और कैसे यूज कर रहे होगे? तो मैंने बोला स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर को ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, उसके बाद कहीं नहीं देखा होगा आपने कभी भी बोर्ड पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट डायग्राम बना पाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए परफेक्ट डायग्राम बना पाऊं। तो ये जो सिंगल रेट स्लज डाइजेस्टर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये जो सिंगल रेट स्लज डाइजेस्टर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो मैंने बोला ये लीजिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये जो सिंगल रेट स्लज डाइजेस्टर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये लीजिए और ये लीजिए, सिंगल रेट स्लज डाइजेस्टर की बात करो।
यहां से थोड़ा सा गायब करेंगे, ये लीजिए, और यहां पे हम डालेंगे, ये लीजिए, और डाइजेस्टर दीजिएगा जरा, ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को ड्राइंग बेड पे पानी निकालना है, तो यहाँ पे ड्राइंग बेड के लिए भी बात कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे ड्राइंग बेड के लिए पानी, ठीक है। यहाँ से जो स्लज आएगा उसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जिसको ड्राइंग बेड पे लेके जा रहे होंगे, ड्राइंग बेड पे लेके जा रहे होंगे, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे जो बोलेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, यहाँ पे लगाओगे हीटर, मैंने बोला यहाँ पे लगाएंगे हीटर, ये लीजिए, ये लगाया आपने हीटर, स्लज हीटर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्लज हीटर। मैंने बोला यहाँ पे आपको एक्टिव जोन देखने को मिलेगा, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये होगा आपका एक्टिव जोन, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा आपका एक्टिव जोन, यहाँ पे होगा सुपरनेटेंट लिक्विड, और वो गैस के फॉर्मेट में ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे कौन कौन कहाँ कहाँ दिखा आपको। तो मैंने आपसे बोला यहाँ कौन दिख रहा था, यहाँ पे डाइजेस्टेड स्लज आपको देखने को मिला, यहाँ पे डाइजेस्टेड स्लज आपको देखने को मिला, बहुत परफेक्ट। मैंने यहाँ कौन देखने को मिला, मैंने बोला ये है आपका एक्टिव जोन, मैंने ये कौन है, एक्टिव जोन। मैंने बोला ये कौन है, आपने बोला यहाँ पे सुपरनेटेंट लिक्विड आपको देखने को मिल रहा है, सुपरनेटेंट लिक्विड आपको देखने को मिल रहा है, सुपरनेटेंट लिक्विड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये क्या हो रहा होगा, गैसेस आउट हो रही होंगी, मैंने बोला यहाँ से गैसेस बाहर जा रही होंगी। इस सुपरनेटेंट लिक्विड में से आप उसको कहाँ भेज रहे होगे, ये सुपरनेटेंट लिक्विड के ऊपर से आप इसको पीएसटी में भेज रहे होगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ मैंने आपको सिखाया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने बोला ऐसी ही कुछ चीजें मैंने आपको सिखाई थी, याद आ गई सब लोगों को बात, बोलिए यस और नो, गिव मी अ सेकेंड। ये लीजिए डाइजेस्टेड स्लज, ये रहा आपका, ये लीजिए, याद आ गया, बोलो कितने लोगों को याद आ गया एनसीईआरटी वाला डायग्राम, एनसीईआरटी वाला डायग्राम याद आ गया क्या सब लोगों को। मैंने ऐसे ही बोला था, एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी इतना अच्छा नहीं बना के देता आपको जितना हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। गेट मतलब इंजीनियरिंग में तो आपने कलरफुल डायग्राम देखना ही बंद कर दिए होंगे, जब से इंजीनियरिंग लिया होगा आपके जीवन से कलर बंद हो गए होंगे। मैं डालूंगा आपके जीवन में कलर, ये लो सुपरनेटेंट लिक्विड, कहो कि हाँ ये बात समझ में आ गई है। एक्टिव जोन जो मैंने बोला, जो फीडिंग हो रही होगी कहाँ से आ रही होगी, मैंने यहाँ पे आपका फीड कर रहे होगे आप, सॉरी मैंने बोला आप यहाँ से फीड कर रहे होगे, रॉ स्लज यहाँ से आ रहा होगा, मैंने क्या आ रहा होगा, रॉ स्लज यहाँ से आ रहा होगा। कह दो कि ये बात समझ में आ गई है, कह दो कि ये बात समझ में आ गई है। अब दिखाता हूँ मैं स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर आपसे क्या बात करता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो और ये बात समझाओ मेरे को कि हाँ सर ये बात समझ में आ रही है और दिख भी रहा होगा आपको ये। अब मैं आपको बताता हूँ इसको स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर क्यों बोला गया, और अगर किसी भी दिन आपसे अगर वैल्यू पूछी जाती है कि बताइए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर का क्या वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो भी बात करेंगे हम लोग, वो भी बात करेंगे। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैंने आपसे क्या बोला। मैंने बोला अब जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बुक है ना भाई, इसीलिए तो किताब से प्यार नहीं होता और मेरे से हो जाता है ना, इसीलिए तो किताब से प्यार नहीं होता और मेरे से हो जाता है, क्योंकि मैं आपके लिए चीज़ों को और आसान से आसान करने की कोशिश करता हूँ। पहले लाइक कर दो सेशन को, मेरे लिए इतना करा करो कि पहले लाइक कर दो, और अगर चाहते हो कि मैं चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ाते रहूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है और आप लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया अभी तक, मेरे इस करियर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने मेरे फेवर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि यार प्लीज़ लाइक करा करो और शेयर करा करो सेशन को, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो मैंने आपसे बोला एटलीस्ट वो लोग तो शेयर करा करो जो लोग कॉलेज में हो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दिए। तो देखो जरा यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनना जितने भी लोग हैं और समझने की कोशिश करना मैंने आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस बात को ध्यान से सुनोगे तो मैंने बोला कि ये जो रॉ स्लज है वो अंदर आया, रॉ स्लज है जो अंदर आया। अब जब ये रॉ स्लज अंदर आया है ठीक है, मैंने बोला जब ये रॉ स्लज अंदर आया तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जब भी रॉ स्लज अंदर आएगा आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो एक्टिव जोन है यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अंदर आएगा मीथेन फॉर्मर्स, एसिड फॉर्मर्स और मीथेन फॉर्मर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, एसिड फॉर्मर्स और मीथेन फॉर्मर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे स्लज हीटर इसलिए लगाया है
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। बहुत सही। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्लज हीटर लगा रखा है। डिकम्पोजिशन बढ़ाने से स्लज हीटर है ना, इसीलिए लगा रखा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हुआ, लेकिन इस स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर में एक दिक्कत है, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। बोलो हाँ। तो मैंने बोला यहाँ पे आपका एक पहली दिक्कत जो आपको देखने को मिली कि कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की। अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपको स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर बाय लेयर आपको चीजें एक के ऊपर एक जमती हुई दिखेंगी। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब एक लेयर, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर ऑर्गेनिक मैटर की, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे करके लेयर बाय लेयर आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और अगर लेयर बाय लेयर आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है सही चल रहा है सब, मैंने बोला लेयर बाय लेयर आपको अगर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखो जो डाइजेस्ट हो जा रहा है, जो स्लज डाइजेस्ट हो जा रहा है वो कहाँ जा रहा होगा, डाइजेस्टेड स्लज वाले पोर्शन में जा रहा होगा। लेकिन कुछ होगा जो मीथेन फॉर्मेट की वजह से गैसेस में कन्वर्ट हो गया होगा, और जो गैसेस में कन्वर्ट हो गया होगा वो यहां से गैस आउट हो रहा होगा। यस सर, वो यहां से क्या हो रहा होगा, गैस आउट हो रहा होगा। ये भी बात हमारे समझ में आ गई कि वो यहां से गैस बन के बाहर जा रहा है। लेकिन सर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अल्कोहल भी तो बन रहा है। वो अल्कोहल क्या कर रहा होगा, मतलब वो अल्कोहल ये कर रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो अल्कोहल क्या कर रहा होगा, यहाँ पे जाके एक स्कम लेयर बना ले रहा होगा। मतलब यहाँ पे जाके क्या कर ले रहा होगा, एक स्कम लेयर बना ले रहा होगा। अब इस स्कम लेयर का क्या मोटिव है समझते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनी है, एक स्कम लेयर बनी। अब ये स्कम लेयर आपके लिए क्या काम कर रही है, वेदर इट इज गुड और बैड। तो मैंने बोला ये स्कम लेयर आपको एसिड और अल्कोहल फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलेगी, जिसका मेन मोटिव ये है कि जब भी ये क्या करेगी, आपकी स्कम लेयर अच्छी कैसे, ये स्कम लेयर अच्छी ऐसे है कि अगर ये गैस बाहर को जाएगी तो इट विल रिलीज अ फाउल स्मेल। ये एक फाउल स्मेल क्रिएट करेगी। तो उस फाउल स्मेल को अवॉइड करने के लिए दिस इज गुड। तो आपका एनवायरमेंट जो रहेगा वो हाइजीनिक बना रहेगा, काम करने लायक बना रहेगा, वरना वो काम करने लायक नहीं बचेगा। सर ये सुपरनेटेंट लिक्विड क्या है ये भी बता दीजिए जब आप यहां तक बात कर रहे हो। तो मैंने बोला देखिएगा जरा, मैंने बोला यहां पे सुपरनेटेंट लिक्विड के बारे में कोई भी बात करेगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बीओडी के डीपीपी दूं, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, पहले ये बताओ आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं बीओडी के डीपीपी दूं आपको। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कल तक का टाइम दो, मैं बीओडी की डीपीपी टाइप करवा के आपको बिल्कुल दे दूंगा। बीओडी के जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सब डलवा देंगे उसमें। क्या कहते हो, चाहते हो ऐसा कुछ कि बीओडी के क्वेश्चन, क्योंकि आपने मेरे से कंसेप्ट सीख लिया है तो आप क्वेश्चन सीख लो। और कितने लोग चाहते हैं आप में से, कम ऑन गाइस कमेंट करके मेरे को बताओ क्या में से कितने लोग चाहते हैं कि बीओडी की डीपीपी मैं आपको शेयर कर दूं, बीओडी की डीपीपी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। अगर आप चाहते हो तो मैं बीओडी की डीपीपी बिल्कुल शेयर कर सकता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ बीओडी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बीओडी के डीपीपी कल एनी हाउ शाम तक दूंगा, है ना। दिन में कोई मत कर पूछना सर आपने बोला था बीओडी की डीपीपी दोगे, अभी तक नहीं दिए। तो वो ऐसा है कि उसको भी टाइप करने में टाइम लगेगा, है ना, वो भी इंसान है। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर होती है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला ये तो बात हमारे समझ में आ गई। सर सुपरनेटेंट लिक्विड की बात कर रहे थे, ये सुपरनेटेंट लिक्विड क्या है। तो मैंने बोला दिस सुपरनेटेंट लिक्विड इज द लिक्विड जो आपको देखने को मिलेगा। ये वो मटेरियल है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आया। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे गैस के फॉर्म में ये गैस तो ऊपर जा रही थी, तो ये क्या होता है कई बार अपने साथ एक ऑर्गेनिक मैटर को भी ऊपर ले आती है। तो ये जो है अब आपको यहाँ पे सुपरनेटेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया, और अगर ये ऑर्गेनिक मैटर आ गया तो उसको आपको डिकम्पोज कराने के लिए आपने उसको कहाँ भेज दिया, वापस से पीएसटी में भेज दिया। और व्हाट इज दिस पीएसटी, पीएसटी मींस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। पीएसटी मींस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। आप में से सोच रहे हो कि सर ये बताने का क्या मोटिव था इतना सारा। मोटिव ये था कि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है चीजों में एग्जैक्टली। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो चलिए आइए अगली बात पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत समय निकाल लिया हमने। तो मैंने बोला अब ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर। तो आपसे एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मनीष कुमार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं कि मैं हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरे को पता है आपके जो सबसे ज्यादा मार्क्स कम होते हैं वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में कम होते हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपसे जरूर बने क्वेश्चन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर बताइए। तो अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर की बात करी जाती है
तो वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर की अगर हमसे बात करी जा रही है, वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर की अगर हमसे बात करी जा रही है, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉड्यूल के बारे में बात करें, एज पर जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉड्यूल्स के हिसाब से बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से बात करोगे, तो ये फॉर्मूला जो हमको दिया है ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बोलता है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक V2 बोल देता हूँ इसको अभी मैं, या V बोल देता हूँ, V1 बोल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक V2, हाँ मतलब ऐसा समझ लो V1 बोल रहा हूँ ऐसे, तो इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2, V1 कितने लोगों को याद है, V1 माइनस V2, सॉरी हाँ गलत हो गया, V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम, मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। देखो जरा यहाँ पे यही बोलता है आपका फॉर्मूला, ये बोलता है आपका फॉर्मूला V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। सर दिक्कत ये है कि यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है इनके बारे में भी तो बताइए। मैंने ना सुनो, यहाँ पे V1 बोलता है आपका, ये V1 कौन है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, मतलब ये है आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। ध्यान से सुनना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये V1 है। आपसे पूछा V2 कौन है, तो मैंने बोला V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो V2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को, मतलब वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, शानदार, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। मैंने बोला TD कौन है, तो आपने बोला TD रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिटेंशन टाइम को, मैंने TD रिप्रेजेंट कर रहा है डिटेंशन टाइम को, डिटेंशन टाइम को। तो ये तीन चीजें आपने देखने को मिली, मतलब V1 कौन, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, V2 कौन, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, TD कौन, डिटेंशन टाइम। सर कभी कभी मैंने ऐसा देखा है क्वेश्चन में, हाँ रुको सुष्मिता चौधरी 2 मिनट रुको, चक्रवर्ती 2 मिनट रुको, ठीक है, थोड़ी देर रुकोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी जो बोलने वाला हूँ, तो आपको ये बात समझ में आएगी यहाँ से, है ना, आपको ये बात समझ में आएगी। आप बोलोगे कि सर मैंने कहीं पे ये बात पढ़ी थी, मैंने सर कहीं ना कहीं पे तो ये बात पढ़ी थी स्टेटमेंट, मैंने कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पढ़ा था सर कि स्टार मार्क डाल के लिखना है स्टेटमेंट को। सर मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, लेकिन ये बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज is 1/3 of वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। समझ में आई ये बात क्या बोला मैंने, तो मैंने आपसे बोला कि अगर वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज की बात करोगे और वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज जो आपको देखने को मिलता है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। ऐसा कई बार आपको अज्यूम करने बोलेगा वो कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज बाय 3, ये बात आपसे बोली जाएगी, मैंने ये बात आपसे बोली जाएगी, ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, मैंने आपसे बोला है ना एंड तक कम ही लोग टिक पाएंगे, तो जो एंड तक पहुंचेगा मेरे साथ वही तो चीजें सीख पा रहा होगा, बाकी लोग तो सिर्फ मजे करने आ रहे हैं, बाकी लोग केवल मजे करने आ रहे हैं। तो कितने लोग इस बात तक पहुंच गए, अगर आप इस बात तक पहुंच गए हो तो इसके बाद आगे की बात करना शुरू करता हूं। किसी भी दिन अगर आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर के बारे में बताइए, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय TD। ठीक है, ठीक है, बहुत परफेक्ट। अगर यहां तक आप मेरे साथ आ गए हो तो चलो आओ और आगे बात करते हैं, तो चलो आओ और आगे बात करते हैं। सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, वो बात ये बोल रही है सर कि सर एक दिन ना मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बोला गया था कि मॉनसून पीरियड इज ऑल्सो देयर। सॉरी, एक बार सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये बोला था कि मॉनसून पीरियड इज ऑल्सो गिवन। तो आपसे बोला है इफ मॉनसून पीरियड इज ऑल्सो गिवन, ध्यान से सुनना, मॉनसून पीरियड मतलब जिस टाइम पे बारिश हो रही है, अगर मॉनसून पीरियड भी दिया है तो आपके जो रॉ स्लज का फीड है वो बढ़ जाएगा। बोलो हाँ सर बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप चाहते हो कि वो जो टैंक का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज डाइजेस्टर है, वो भी बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? तो मैंने बोला अगर टोटल वॉल्यूम की बात करोगे फिर से, अगर मॉनसून पीरियड दे रखा है और मॉनसून पीरियड कितना दे रखा है T, कैपिटल टाइम T दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और ये वैल्यू कितनी बढ़ेगी आपकी? तो मैंने बोला यहां से देखेंगे, तो मैंने बोला इस टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2, 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 होल मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम TD प्लस इसमें ही इंक्रीज करेंगे, मतलब कितना वॉल्यूम V2, सॉरी
मैंने बोला इसको हम बोलेंगे V मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टाइम T। देखो जरा यहाँ पे, या तो इसको V2 ही बोल दो, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम तक मॉनसून रहेगा। तो ये बात कर रहे हैं, T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला टाइम पीरियड ऑफ मॉनसून। ये मॉनसून टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मॉनसून टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यहां से आपने इंक्रीज कर दिया ये वैल्यू, मॉनसून टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और यहां से आपने वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। बोलो हाँ सर ये बात समझ में आ गई है, कह दो कि ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर इज इक्वल टू V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। इफ वॉल्यूम ऑफ इफ डिटेंशन मॉनसून पीरियड इज ऑल्सो गिवन, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। ठीक, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होती है ये मॉनसून पीरियड की, तो मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का वैल्यू होता है। ठीक है, 30 डेज लिखा है किसी ने, इसलिए मैंने बता दिया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो आपको 30 डेज देखने को मिलेगी। ठीक है, डेप्थ की बात करेगा कोई भी, तो डेप्थ जो जनरली देखने को मिलती है वो 6 to 12 मीटर्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा यार। ठीक है, डायमीटर की कोई बात करेगा तो 1.5 to 4 मीटर्स तक आपको डायमीटर देखने को मिलता है। ठीक है सर मैं जानना चाहता हूं ये डिफरेंस क्या था सर एक स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर और एक हाई रेट स्लज डाइजेस्टर के बीच में। तो मैंने बोला अब नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो किसके बारे में बात करने वाला हूं, तो मैंने बोला अब जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाला हूं वो एक हाई रेट स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात करने वाला हूं। तो मैंने बोला जो नेक्स्ट बात करने वाला हूं वो एक हाई रेट स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात करने वाला हूं, हाई रेट स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात करने वाला हूं। नाउ व्हाट इज दिस हाई रेट स्लज डाइजेस्टर और इस हाई रेट स्लज डाइजेस्टर को कैसे देखा जाता है। ठीक है, अरे भाई आराध्य शर्मा, मैंने आपको बोला तो मैं हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो पहले एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है आपका जियोटेक जितना, इसलिए सबसे पहले एनवायरनमेंट कर रहा हूं, और एनवायरनमेंट आप मेरे से पढ़े भी हो इसलिए एनवायरनमेंट पहले करा रहा हूं। ठीक है, जो लिख रहे हो पीडीएफ में मिलेगा नहीं, पीडीएफ मैंने आज तक ही नहीं दी है, किसी भी चीज की पीडीएफ नहीं दी है। ठीक है, किसी भी चीज का मैंने पीडीएफ नहीं दिया है, तो ये भी पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला हाई रेट स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे हैं, तो हाई रेट स्लज डाइजेस्टर अच्छा ही होगा ऑब्वियसली, हाई रेट स्लज डाइजेस्टर ऑब्वियसली अच्छा होगा। रीजन बीइंग क्यों अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने ऐसे एकदम से कैसे बोल दिया कि हाई रेट स्लज डाइजेस्टर अच्छा होना चाहिए। मैंने हाई रेट स्लज डाइजेस्टर इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि ना अभी आप जब देख रहे थे तो यहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे थे तो वहां पे हो रहा था स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लेयर बाय लेयर आपके जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आ रहा था वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमते जा रहा था। इसको बोल रहे थे आप स्ट्रैटिफिकेशन, इसको बोल रहे थे आप स्ट्रैटिफिकेशन। मैंने नेक्स्ट बात सुनो, जब आप किसी भी हाई रेट स्लज डाइजेस्टर की बात करते हो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा उस हाई रेट स्लज डाइजेस्टर में, मैंने बोला ऐसा हो रहा होगा, एक ना एक्टिव जोन होगा आपका पहले, उसके बाद पूरी बातें हो रही होगी। जो भी मैंने आपको यहाँ पे डाइजेस्टर बताया था वो पूरा बना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे डाइजेस्टर बनाया था वो पूरा डाइजेस्टर यहाँ पे होगा, लेकिन उसके पहले ये पूरा डाइजेस्टर है ना, ये स्लज डाइजेस्टर, बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, स्लज डाइजेस्टर, ये पूरा स्लज डाइजेस्टर है आपका। उसके पहले आपको यहाँ पे एक स्टेज 1 देखने को मिलेगी, व्हाट इज दिस स्टेज नंबर 1, और ये यहाँ पे आपको स्टेज नंबर 2 देखने को मिलेगी। यहाँ पे बाद में आएगा आपका पूरा पानी, जो रॉ स्लज है वो आपको यहाँ पे बाद में आएगा, यहाँ पे पहले रहेगा। और इस एक्टिव जोन का मोटिव क्या है, मैंने बोला इस एक्टिव जोन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, तो आपने देखा कि इस एक्टिव जोन में, आपने देखा कि इस एक्टिव जोन में क्या हो रहा होगा, तो मैंने बोला इस एक्टिव जोन को, ये लीजिए एक्टिव जोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव जोन। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मिक्सिंग परफॉर्म हो रही होगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मिक्सिंग हो रही होगी। और ये मिक्सिंग कैसे हो रही होगी, तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया है, यहाँ पे ये लीजिए मिक्सिंग के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक ये मिक्सर, ये लीजिए, यहाँ पे आपने एक ऐसा अरेंजमेंट रख दिया। अब एक अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा रख दिया तो ये क्या कर रहा होगा, ये मिक्सिंग परफॉर्म कर रहा होगा। तो मैंने बोला ये क्या कर परफॉर्म कर रहा है, मैंने बोला ये परफॉर्म कर रहा है मिक्सिंग। अब मिक्सिंग से क्या फायदा होगा यहाँ पे, मैंने बोला मिक्सिंग से फायदा ये होगा, ध्यान से सुनना अगर मैं बोल रहा हूँ तो, मैंने बोला मिक्सिंग से क्या फायदा होगा यहाँ पे, तो मिक्सिंग से प्रॉफिट ये देखने को मिलेगा आपको कि जो भी आप रॉ स्लज भेज रहे थे, जो भी आप रॉ स्लज भेज रहे थे, इस रॉ स्लज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रॉपर मिक्सिंग नहीं था। और जब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं था तो ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू गो टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे मिक्सिंग परफॉर्म करके हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा,
जितना पानी अंदर डाला है उतना ही पानी बाहर निकालोगे। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। चेंज क्या होगा, केवल आपने एफिनिटी बढ़ा दी है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया मिक्सिंग करके। पहले जो ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर तक नहीं पहुंच पा रहा था, अब वो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी ऑर्गेनिक मैटर के पास पहुंच जा रहा है। ये है फायदा मिक्सिंग का, ये है फायदा मिक्सिंग का, और जिसको आपने स्टेज नंबर 1 बोला है, जिसको आपने स्टेज नंबर 1 बोला। बहुत ही परफेक्ट। अब यहां से बात क्या हुआ कि जब यहां से एफ्लुएंट आया बाहर, अब जब आप उसको यहां पे भेजोगे तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। मतलब अब जब आप इसको यहां पे भेजोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो मिलेगा या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सर कुछ वॉल्यूम में डिफरेंस देखने को मिलेगा? नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेस्टर वही बनाना है आपको। स्टेज 1 के लिए अगर आपसे वॉल्यूम बोलेगा तो आप V1 इंटू TD1 बोलते हो कि कितने देर तक आप वहां पे रखने वाले हो, कितनी देर तक आप वहां पे सिस्टम को रखने वाले हो। तो मैंने आपको बताया कि इसका नाम अगर हाई रेट स्लज डाइजेस्टर है तो ये जल्दी डाइजेस्ट कर दे रहा होगा आपके सिस्टम को। मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर आप इसको दे रहे हो उसको क्या कर दे रहा होगा, जल्दी डाइजेस्ट कर दे रहा होगा। समझ में आई ये बात? तो ये क्या कर रहा है, जल्दी डाइजेस्ट कर दे रहा है। कंपैरेटिव टू स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर रिक्वायर मोर टाइम टू डाइजेशन कंपैरेटिव टू हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है? बोलिए यस। ठीक है, तो मैंने आपको यही बात बताई कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो मैंने बोला अगर आपके इससे वॉल्यूम की बात करेगा, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो मैंने बोला जो भी वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज होगा वो V1 मल्टीप्लाइड बाय TD1। TD1 किसकी बात कर रहा है? मैंने बोला ये मीन रेसिडेंस मीन टाइम की बात कर रहा है। रेसिडेंस मीन टाइम कितनी देर तक यहाँ पे रहने वाला है। रेसिडेंस मीन टाइम का मतलब कि कितनी देर यहाँ पे कौन रहने वाला है, कितनी देर तक यहाँ पे सीवेज रहने वाला है, वो बात करिए। कह दो कि ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलो एक और अच्छी बात कर लेते हैं। समय अभी मैं और देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम और देता हूँ मैं आप लोगों को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वो देना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहां तक सब साथ में है क्या? यहां तक सब साथ में? अगर यहां तक सब साथ में हो तो चलो आओ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर यहां तक सब साथ में हो तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के लिए दोनों स्टेज का वॉल्यूम को ऐड होगा या अलग अलग पूछेगा? टोटल वॉल्यूम केवल स्लज डाइजेस्टर की पूछता है, उसको नहीं ऐड करना है। V1 को कभी भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, V1 को कभी भी ऐड नहीं करना है। तो फाइनल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, दैट इज V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 इंटू डिटेंशन टाइम TD। ठीक है, यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब जब आप ये बात जानते हो, यहां पे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। तो अब आप ये बात जानते हो कि मैंने बोला अगर ये मेरा कोई भी एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, अगर ये मेरा कोई भी एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है और यहां से जो भी यहां से पास हो रहा है उसकी अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो मैं उसको ईटा SS बोल देता हूं। अगर मैं इसको ईटा SS बोल देता हूं इसकी एफिशिएंसी को, तो मैंने बोला अगर मान लो कि यहां से जो डिस्चार्ज जा रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में वो जा रहा है Q0। ध्यान से सुनना, मैंने यहां से जो डिस्चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, Q0 जा रहा है। और आपने एफिशिएंसी देखी जो PST की, वो एफिशिएंसी PST की जो आपको देखने को मिल रही है। मैंने बोला अब हम क्या बोल रहे हैं, यहां से अब हम कहां जा रहे हैं? मतलब अब हम यहां से स्लज डाइजेस्टर में जा रहे हैं। तो मैंने बोला अब हम यहां से कहां जा रहे हैं? स्लज डाइजेस्टर में जाना चाहते हैं। जब स्लज डाइजेस्टर में जाना चाहते हो तो आपका मोटिव ये रहेगा कि कितना पोर्शन स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा। ठीक है, कितना पोर्शन स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कितना पोर्शन स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर इसकी एफिशिएंसी ईटा S है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से बताइए कि कितना पोर्शन वेट ऑफ स्लज कितना होगा, है ना। मैंने आपसे पूछा कि वेट ऑफ स्लज कितना होगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू, अगर यहाँ से मैंने बोला कि वेट ऑफ स्लज कितना होगा तो दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मतलब एफिशिएंसी ईटा SS, क्योंकि यही रिमूव हो रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय S0। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट। तो ये जा रहा होगा आगे। बोलो हाँ, ये बात समझ में आती। ये S0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बोला ये किसकी बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। S0 नहीं बोलता हूँ, SS0 बोल देता हूँ, चलो, है ना। कई बार आपको ये SS0 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जितना जा रहा होगा उसको बात कर रहे हैं। बोलिए हाँ, ये बात समझ में आती है। क्या ये बात समझ में आती है सब लोगों को? बोलिए यस और नो। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो आपको जाते हुए दिखेगा। दिस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो आपको जाते हुए दिखेगा। बहुत ही परफेक्ट। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं आपको और आगे की बात बताता हूं। तो अब मैं आपको और आगे की बात बताता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि ये W जा रहा है पानी में, ये स्लज डाइजेशन के लिए जा रहा है,
तो मैं आपको ये बोलता हूं कि इस टोटल वेट में से कितना कन्वर्ट होगा, किस किस में कन्वर्ट होगा। तो मैंने बोला इसमें से कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड होंगे और कुछ वोलेटाइल सॉलिड होंगे, ठीक है, इसमें से कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड होंगे और कुछ वोलेटाइल सॉलिड होंगे। तो मैं आपको बोलता हूं कि इस टोटल वेट का 30% जो होता है, इस टोटल वेट का 30% जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपको देखने को मिलेगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। और उसी का 60% जो मैंने आपसे बोला, सॉरी 70% जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, मैंने बोला वो आपको वोलेटाइल सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसका 70% आपको वोलेटाइल सॉलिड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एक बार ये बता दूं कि SS0 क्या है। ये है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, SS0 अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। अभी कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो मैंने बोला W इज इक्वल टू ईटा SS इंटू Q0 इंटू SS0। तो ये है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि स्लज डाइजेस्टर के अंदर जा रहा होगा। ये है W, इतना स्लज डाइजेस्टर के अंदर जा रहा होगा, है ना, वेट ऑफ रॉ स्लज। वेट ऑफ रॉ स्लज अगर W है तो ईटा SS इंटू Q0 इंटू SS0। इस रॉ स्लज में से नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो देखने को मिलेंगे वो 30% देखने को मिलेंगे और वोलेटाइल सॉलिड जो आपको देखने को मिलेगा वो 70% देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड की मैं बात करूं तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला ये पूरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है वो डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 100% कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्टेड स्लज में। ठीक है, ये पूरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस वोलेटाइल सॉलिड के बारे में कोई भी अगर आपसे बात करेगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस वोलेटाइल सॉलिड का 35% कन्वर्ट होता है डाइजेस्टेड स्लज में और बचा हुआ जो 65% होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बोला बचा हुआ 65% गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। बचा हुआ 65% किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बोला बचा हुआ 65% गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी गजब की बात है ये कि आपके पास एक रॉ स्लज था, इस रॉ स्लज को दो पार्ट में ब्रेक किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉलिड। और उस वोलेटाइल सॉलिड का, नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो 100% डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इस वोलेटाइल सॉलिड का 35% डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट होता है और बाकी पूरा 65% ऑफ वोलेटाइल स्लज इज कन्वर्टेड इनटू गैस, मीथेन बन जाती है, मीथेन बन जाती है। ठीक है सर, ये गैसेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसकी बात आगे करूंगा बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं अब ये बात करूंगा कि ये डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हुआ तो अब मॉइस्चर कंटेंट वाला एक गेम आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं अगर मैं आपसे यहां से बात करना चालू करता हूं तो मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है और क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है यहां से, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, यहां से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, क्वेश्चन तो यहां से फ्रेम नहीं होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहां से बीच में से क्वेश्चन की एक इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन पूरा फ्रेम नहीं होता है, क्वेश्चन का एक इक्वेशन बनता है यहां से बीच में से, और वही मोटिव है कि वो आपको अगर समझ में आ गया तो सारी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, वही मोटिव है कि अगर वो आपको समझ में आ गया तो सारी बात समझ में आ जाती है। तो चलो अब बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आज की बातों को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मैं आपको ये बात बताऊंगा कि स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना। कल डीपीपी लो मेरे से किसकी, कल डीपीपी लो मेरे से बीओडी की, और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। कल बीओडी की डीपीपी देता हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट को।